तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल से फ्री क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी साइंस का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ में। पदार्थ को और उनके गुणों को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत बढ़िया तरीक़ा से समझ चुके थे कि हम लोग किसी पदार्थ कहेंगे। हमारे आसपास में बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है, उन सारी चीज़ों में हम लोग किसको पदार्थ कहेंगे, और यदि हम उसे पदार्थ कहेंगे तो किन गुणों के आधार पर उसे हम पदार्थ कहेंगे। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में समझ चुका था। तो चलिए हम लोग एक बार उस क्लास को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एकदम छोटे से समय में, और फिर आज देखने वाले हैं कि उन सभी गुणों के आधार पर ये जो पदार्थ हम लोगों ने खोजा था, उन पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए रिवाइज कर लेते हैं उस क्लास को जो हम लोगों ने इससे पिछले वाला वीडियो में क्या था। उसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से किए थे कि पदार्थ वही सभी चीज़ें जिसका अपना द्रव्यमान और अपना आयतन होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। द्रव्यमान और आयतन कहने का मतलब होता है कोई भी पदार्थ हो जिसका अपना एक वजन हो, वजन होना चाहिए उसमें, और आयतन कहने का मतलब होता है कि उसे अगर कहीं पर हम लोग रखेंगे तो कुछ ना कुछ जगह घेरता हो। ऐसे प्रॉपर्टीज़ अगर किसी पदार्थ में पाए जाते हैं, किसी चीज़ में पाए जाते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसे पदार्थ कहेंगे। फिर हम लोगों ने पदार्थ को यहाँ पर तो परिभाषा तो कर लिए थे, और उस आधार पर यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों का हम लोगों ने खोजा था। इसमें से प्रमुख रूप से हम लोगों ने देखा था कि किताब, कॉपी, हवा, पानी, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। तो इन पदार्थों के जब हम लोग गुणों को देखने लगे मतलब सभी पदार्थों को जब गुण को एक एक करके देखे तो इन सभी पदार्थ का गुण अलग अलग सा हमें देखने को मिला। पहला क्या, आकृति। हमारे आसपास में ऐसा देखने को मिला कि उसकी आकृति, कुछ पदार्थों की आकृति निश्चित थी, कुछ पदार्थों की आकृति अनिश्चित थी। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम बात करेंगे इस किताब की, हम लेकिन बात क्या था, एक किताब की, इस किताब की आकृति चाहे हम यहाँ रखें या फिर कहीं फेंक दें, इसकी आकृति नहीं बदलेगी। मतलब यहाँ रखें, ये जितना क्षेत्रफल यहाँ पर घेर रहा है उतना ही क्षेत्रफल ये अलग अलग जगह पर घेरता है। मतलब इसकी आकृति क्या है, फिक्स है, निश्चित है। लेकिन कुछ पदार्थ हम लोगों ने देखा था, जैसे कि पानी को, हम लोगों ने पानी को देखा था कि उसको यदि हम लोग बोतल में रख रहे थे तो वह बोतल का आकार ले रहा था, यदि हम उसे किसी गिलास में रख रहे तो वह पानी गिलास का आकार को ले रहा था। ऐसे ही हम लोगों को आकृति में कुछ पदार्थ का गुण ऐसा देखने को मिल रही थी कि कुछ पदार्थों की आकृति निश्चित थी तो कुछ पदार्थ की आकृति अनिश्चित थी। उसी प्रकार से हम लोगों ने आयतन भी चेक किया था। आयतन कहने का मतलब होता है कि वो पदार्थ, वह चीज़ कुछ न कुछ स्थान घेरता हो। तो यहाँ पर स्थान घेरने के आधार पर यदि हम लोग वस्तुओं को देख रहे हैं हमारे आसपास में, तब भी हमें अलग अलग टाइप के वस्तु देखने को मिल रहे हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जितना जगह यहाँ पर घेर रहे हैं उतना जगह यहाँ पर, मतलब जगह घेरने की कैपेसिटी भी हर एक पदार्थ में अलग अलग हमको देखने को मिला। एक किताब को अगर हम लोग जहाँ कहीं भी रखेंगे वो इतना ही जगह को घेरेगा जहाँ पर भी रखेंगे। लेकिन उसी जगह पर यदि हम पानी की बात करते हैं तो पानी को भी यदि हम लोग कोई 1 लीटर वाला अलग अलग प्रकार के बर्तन को लाए थे, जैसे कि मान लेते हैं एक बोतल को लाया था इस प्रकार से, फिर हम लोगों ने एक थाली को लाया था इस प्रकार से, फिर हम लोग कुछ ऐसे हम लोग बर्तन लाए थे, और 1 लीटर वाला बर्तन को हमने लाया था, ये भी 1 लीटर का, ये भी 1 लीटर का, और ये भी 1 लीटर का, बस उसकी आकृति अलग अलग है। लेकिन यहाँ के जो क्षेत्रफल है, आयतन है, हम सबका क्या है, बराबर है। मतलब यहाँ पर जगह सबका बराबर है। फिर हमने 1 लीटर पानी दूसरी जगह का लेकर के आया, इसमें भरा, तो इसमें भी मेरा 1 लीटर में वही पानी इसमें पूरा भर गया, मतलब इसमें पूरा वह समायोजित हो गया। फिर दूसरा में इसमें जब डाले 1 लीटर का पानी तो इसमें भी पूरा वह पानी भर गया, ना ही खाली स्थान बचा ना ही कुछ। मतलब मैंने जैसे यहाँ पर चाहा था कि 1 लीटर का है, पानी लाएंगे 1 लीटर का तो ये पूरा भर जाएगा, तो भर गया। फिर मैंने इस टाइप से अगर दूसरा बर्तन को लाया था तो इसमें भी वो पानी क्या हो गया, भर गया। कहने का मतलब यही है कि उस पानी के जगह घेरने की जो क्षमता है, यानी कि आयतन है, वो सब में बराबर है। तो कुछ पदार्थों की आयतन मतलब जगह घेरने की क्षमता भी निश्चित होती है तो किसी में अनिश्चित होती है। गैस में अगर हम लोग बात करते हैं, गैस में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी यदि हम लोग कोई बर्तन में कोई गैस को लेते हैं इस प्रकार से, तो वो गैस उस बर्तन में क्या होता है, पूरी तरीके से भरा हुआ रहता है। लेकिन इस गैस को यदि हम किसी ऐसे युक्ति का प्रयोग करेंगे और इसे प्रेशर दबा करके यदि हम लोग नीचे की ओर लगाएंगे तो ये सारी गैस जो इतने बड़ा बर्तन में पूरी भरा हुआ था, ये सभी नीचे बैठ के आ जाएंगे। इसे जब हम नीचे दबाएंगे तो वह इतने से जगह में ही क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। इतने से जगह में जब हम इसको दबा के नीचे उतारेंगे तो सारी गैस से दब करके इतने से जगह में भी वो लोग क्या हो जाएंगे, अट जाएंगे। इतने से जगह में भी वो लोग आराम से रह सकते हैं। जगह को घेरने की क्षमता पहले इतनी थी, लेकिन हम लोग जब उसको दबा करके नीचे उतारे इस बर्तन में तो वो लोग छोटी से जगह में भी आराम से रह रहे थे। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पदार्थ जिसको हम कर रहे हैं उसका आयतन भी अलग अलग होता है, किसी में निश्चित होता है तो किसी में
अनिश्चित होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने कणों के बीच की दूरी के बारे में बात किया था। मतलब जितने भी पदार्थ होते हैं वो सारे कुछ न कुछ एक छोटे-छोटे कणों से मिलकर के बना होता है और उन कणों के बीच की दूरियाँ होती है। कुछ-कुछ पदार्थों में कणों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, तो कुछ-कुछ पदार्थों में कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। जिस पदार्थ में कणों के बीच की दूरी बहुत कम पाया जाता है, वहाँ पर विसरण जैसे प्रक्रिया देखने को नहीं मिली थी हमें। विसरण जैसे प्रक्रिया कहने का मतलब होता है कि उसमें यदि हम लोग कोई दूसरे पदार्थ को अगर उसमें घोल रहे हैं तो वो नहीं घुलाता। जैसे कि ये ठोस पदार्थ है, इसमें यदि हम लोग नमक चीनी मिलाएंगे और इसको घोलेंगे तो क्या यह नमक पानी या फिर नमक के साथ चीनी के साथ पूरा घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे कणों से मिलकर के बने होते हैं जिसके स्थान मतलब जिस कणों के बीच में खाली स्थान होते हैं। और यदि हम लोग उसमें कुछ ब्लैक पदार्थ अगर उसमें कोई डाल देते हैं तो उसको घोल देते हैं तो वो उसमें पूरा घुल जाता है। जैसे हम लोग बात करेंगे पानी में, पानी भी पदार्थ है और उन पानी के जो छोटे-छोटे कण हैं उसके अंदर में एक रिक्त स्थान पाई जाती है। उसमें यदि हम लोग कोई नमक को डालेंगे, घोल देंगे तो वह नमक पूरी तरीके से पानी में घुल जाएगा। इससे ही बात सिद्ध होता है कि उसके अंदर में क्या था? खाली स्थान था, है कि नहीं? तो पदार्थ में कुछ कण होते हैं, कणों के बीच की दूरियां जो होती है, इस प्रकार से पदार्थ जो बने होते हैं वो हमारा किसी कणों से मिलकर के बने होते हैं। वह कण कुछ पदार्थों में एकदम सट के बैठे होते हैं तो किसी में ज़्यादा दूर में रहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कण के बारे में। कण के बीच आकर्षण बल, जो भी कण यहाँ पर पाए जाते हैं उन कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य है। कुछ पदार्थों में कण सब जो सट के बैठे हुए थे उसमें ये आकर्षण बल कहाँ से आया? तो उसके बीच एक बल कार्य करते हैं जिसको आकर्षण बल कहते हैं। ये वो आकर्षण बल इसमें बहुत ज़्यादा मजबूत होने की वजह से क्या एक दूसरे से सट के था। तो कुछ पदार्थ ऐसे भी हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके कणों के बीच एकदम दूर में, तो उसको कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं, एकदम दूर में फैले होते। क्यों? क्योंकि उसमें जो आकर्षण बल है वो बहुत कम है। जैसे कि गैस में, गैस एकदम फैले हुए इधर उधर। इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे आराम से। हम लोगों ने फिर बात किया था कि संपीड्यता के बारे में। संपीड्यता का मतलब होता है कुछ हमारे आसपास में ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको हम लोग बल लगा करके उसकी आकृति को छोटा कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसको हम लोग बल लगाएंगे लेकिन भी वो अपनी आकृति को नहीं बदलेगा। जैसे कि इस मार्कर को बात करेंगे, इस मार्कर को यदि हम बहुत जोर से दबाएंगे ना तभी यह नहीं दबेगा। मतलब इसमें क्या संपीड्यता का गुण बहुत ज़्यादा है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें संपीड्यता का गुण बहुत कम, बहुत नगण्य नहीं पाया जाता है। पानी को भी आप देखिएगा, पानी को भी अगर आप पानी को भी प्रेशर डाल के अगर आप दबाइएगा किसी उपयुक्त बर्तन में रख करके तो थोड़ा सा वो क्या होता है, दब जाता है, उसके आयतन में थोड़ा सा कमी आ जाता है। लेकिन यदि आप गैस को इस प्रकार से करें तो आपने गैस को करेंगे ना तो गैस देखिए पहले यहाँ तक भरा होता है और उसको जब प्रेशर डाले दबा दिए तो इतनी से जगह में भी वो क्या हो गया, समायोजित हो गया। कहने का मतलब क्या, इस पदार्थ में यानी कि गैस जैसे पदार्थ में संपीड्यता का गुण बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो संपीड्यता एक गुण है जिसकी वजह से हम लोग क्या किसी पदार्थ को दबा करके छोटा कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। आपने CNG गैस और LPG गैस के बारे में सुना होगा जिसको हम लोग एडिट करके घरों में रखते हैं। ठीक, तो इन सारे गुणों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत बढ़िया तरीके से बात किया था। एक बार आप उस वीडियो पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं क्या इस गुणों के आधार पर हम इस पदार्थों को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो इन सभी गुणों का अध्ययन करने के बाद हम लोग जो है पदार्थ को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटते हैं। वैसे तो 4-5 भी होता है। हम लोग का प्लाज्मी अवस्था होते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडक्शन होता है, लेकिन हम उन 2 भागों को बात नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ यहाँ पर मुख्य रूप से 3 भागों के बारे में बात करेंगे। पहला भाग हमारा क्या होता है, ठोस पदार्थ, ठोस अवस्था, पदार्थ की ठोस अवस्था, पदार्थ की द्रव अवस्था और पदार्थ की गैसीय अवस्था। हम लोग जनरली जानेंगे कि ये जो तीनों अवस्थाएं इसका हम लोग किस प्रकार से इनको किस प्रकार से परिभाषित किया जाना चाहिए। इन्हीं गुणों के आधार पर हम लोग ठोस, द्रव और गैस को परिभाषित करना सीखते हैं। कोई भी ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, क्या अगर आप उसको समझना चाहते हैं कि ये ठोस है कि द्रव है कि गैस है तो उसके लिए इसके इस 5 गुण को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आपको पूछा जाएगा ये मेरा ठोस है कि द्रव है कि गैस है तो उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, उसके इन 5 गुणों को खोजने का प्रयास करेंगे। क्या इसके अंदर यह 5 गुण उपस्थित है? यदि 5 गुण उपस्थित है तो इसे हम ठोस कहेंगे। ये 5 गुण अगर इसमें उपस्थित है तो द्रव कहेंगे। यदि हमें पूछा जाएगा क्या यह मेरा गैस है तो गैस होने के लिए जो हमारे ये 5 गुण है हम उसे देखेंगे। यदि वो उसका पालन करता है मतलब ये 5 गुण अगर पाया जाता है तो हम उस वस्तु को या तो ठोस अवस्था, द्रव अवस्था या फिर गैसीय अवस्था में कह सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था तो पदार्थ की किसी भी वैसी अवस्था को हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं जिसकी आकृति मेरा क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। आकृति निश्चित कहने का मतलब होता है कि उसकी आकृति फिक्स होती है, वो बदलेगा नहीं, चाहे उसे कहीं भी रखा जाए या फिर उसे कुछ भी किया जाए। जैसे कि इस अवस्था के बारे में बात करते हैं, ये मार्कर की अगर इस अवस्था के बारे में बात करें तो ये मेरा क्या है, अभी
एक ठोस अवस्था है। इसका हम लोग कुछ भी करेंगे कि यहाँ रखेंगे वहाँ रखेंगे, इसकी आकृति बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। लेकिन आप बोलिए कि कुछ न कुछ समय में इसकी आकृति बदलती भी है। यदि इसके अंदर में हवा भरा हुआ हो, यदि इसके अंदर में कुछ न कुछ की वजह से खाली जगह हो, तो इसकी आकृति बदल सकती है। लेकिन तब यह प्योर रूप से, एकदम शुद्ध रूप से ये ठोस अवस्था का रूप नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही हम उस हवा को बाहर निकाल देते हैं और उसको पूरा सटा देते हैं, उसके बाद जो इसकी आकृति बनेगी ना, वो इसकी एक्चुअल में ठोस अवस्था होती है। और उसकी आकृति हमेशा क्या होती है? निश्चित होती है। आयतन की बात करें तो किसी भी ठोस पदार्थ की अवस्था, यानी कि पदार्थ की यदि कोई भी पदार्थ यदि वो ठोस अवस्था में है तो उसकी आकृति भी निश्चित होगी। ठोस अवस्था में तो उसकी आयतन भी निश्चित होगी। आयतन निश्चित कहने का मतलब है वो हर एक जगह पर, जितना जगह एक जगह पर घेर रहा था, दूसरी जगह ले जाने के बाद, दूसरी जगह ले जाने पर भी वह उतना ही जगह को घेरेगा, उतना ही जगह के क्षेत्रफल पर वह बैठेगा। तो यही होती है उसकी आयतन। फिर अगर बात करेंगे कणों के बीच की दूरी, जो भी पदार्थ ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, उन सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, तो उस ठोस अवस्था के पदार्थ में जो भी कण होते हैं, उन कणों के बीच की जो दूरी होती है वो मेरा बहुत ही कम पाया जाता है। कणों के बीच की दूरी बहुत कम कहने का मतलब ये कण इस कण के एकदम पूरे नज़दीक सट के बैठेगा और इसके बीच में कोई भी हमें खाली जगह देखने को नहीं मिलेगा। कणों के बीच की दूरी बहुत ही कम मिलेगा। तो पदार्थ की ऐसी अवस्था को भी हम लोग क्या कहेंगे? ठोस अवस्था कहेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे क्या? कणों के बीच के आकर्षण बल। ये जो कण है, यानी कि ये जो पदार्थ के कण हैं, ये एक दूसरे पर सटे हुए हैं। तो क्या कुछ न कुछ बल से ये लोग सटे हुए हैं? कुछ न कुछ बल के कारण ही एक दूसरे को सटे हुए हैं। इनके बीच एक बल कार्य करता है, अंत परमाणु बल ऐसे कुछ कहा जाता है। इसका हम लोग सीधे सीधे भाषा में बोल सकते हैं कि कणों के बीच एक आकर्षण बल काम करता है। इस आकर्षण बल की वजह से ये लोग क्या खींच करके एक दूसरे पर बैठे होते हैं। तो ये जो ठोस पदार्थ होते हैं, इसमें यही आकर्षण बल बहुत ज़्यादा मजबूती पाया जाता है। मतलब यह आकर्षण बल ठोस अवस्था के पदार्थों में बहुत ज़्यादा मजबूत पाया जाता है, जिसकी वजह से ये लोग क्या एक दूसरे से सट करके अब बैठे होते हैं। संपीड्यता की अगर बात करेंगे तो कोई भी पदार्थ जो ठोस अवस्था पाया जाता है उसमें संपीड्यता का गुण बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा। संपीड्यता का मतलब मैंने समझा दिया आपको कि उससे हम लोग दबा करके उसकी आकृति को छोटा कर सकते हैं। अगर बात करें एक लोहा का, तो लोहा एक प्योर, हम लोगों को लगभग प्योर रूप में क्या एक ठोस अवस्था में पाया जाता है कि नहीं? ये क्या है? एक प्रकार का लोहा जो हमारा क्या ठोस अवस्था के रूप में हम लोग जानते हैं। क्या हम इसे दबा करके इसको हम लोग छोटा अवस्था में ला सकते हैं? क्या नहीं ला सकते। तो ये क्या एक पदार्थ का शुद्ध, मतलब इसे हम ठोस पदार्थ कह सकते हैं और इसमें संपीड्यता का गुण नगण्य पाया जाता है। मतलब इसे हम लोग दबा करके छोटी अवस्था में नहीं ला सकते। तो ये पाँचों गुण अगर आपको किसी पदार्थ में देखने को मिलता है तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? ठोस पदार्थ कहेंगे। तो इसको परिभाषित अगर करना चाहेंगे तो किस प्रकार से कर सकते हैं? तो कि किसी पदार्थ की वैसी अवस्था जिसमें आकृति और आयतन मेरा निश्चित होनी चाहिए, कणों के बीच की दूरी बहुत कम और कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो है बहुत मजबूत होना चाहिए, और उसमें संपीड्यता का गुण यदि नगण्य पाया जाता है तो पदार्थ की इसी अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ की इसी अवस्था को हम लोग ठोस अवस्था कहेंगे। तो आपने समझ लिया कि ठोस अवस्था हम लोग किसको कहते हैं। अब हम लोग द्रव अवस्था को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, किस पदार्थ की किस अवस्था को हम लोग द्रव अवस्था कहेंगे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए, तो किसी पदार्थ की द्रव अवस्था होने के लिए हम लोग वही 5 गुण देखेंगे। 5 गुण में से आकृति क्या होनी चाहिए? तो जो द्रव होते हैं, द्रव की अवस्था में रहने वाले जो पदार्थ होते हैं, उसकी आकृति हमेशा क्या होती है? अनिश्चित होती है। उसकी आकृति हमेशा अनिश्चित कहने का मतलब जो भी पदार्थ द्रव अवस्था में पाया जाएगा उसकी आकृति अनिश्चित कहने का मतलब है कि उसे हम लोग जैसे कि एक बोतल में रखें तो उसकी आकृति किस प्रकार से हुआ? बोतल का हुआ। उसको गिलास में डालेंगे तो उसकी आकृति किस प्रकार से होगा? गिलास के आकार का होगा। मतलब क्या हो रहा है? उसकी आकृति हर एक जगह पर स्थान के अनुसार बदल रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है उसकी आकृति मेरा क्या होगा? वो अनिश्चित होगा। फिर बात करते हैं उसकी आयतन के बारे में। तो आयतन हमेशा याद रखिए कि जो उसकी आयतन होती है वो मेरा निश्चित होती है। जो भी पदार्थ होती है, जो भी द्रव अवस्था में रहता है, जो पदार्थ द्रव अवस्था में रहता है उसकी आकृति तो मेरा अनिश्चित होती है, लेकिन उसके आयतन की अगर बात किया जाए तो वो मेरा निश्चित होती है। आयतन निश्चित होती है मतलब क्या? एक जगह पर जितना पानी घेर रहा है दूसरी जगह पर भी उतना ही पानी घेरेगा। जैसे मैंने इस उदाहरण से आपको समझाया, एक बोतल को मैंने लंबा सा ले लिया जो 1 लीटर का है, एक बोतल जो मैंने इस तरह से चौड़ा सा ले लिया जो 1 ही लीटर का है, और एक इस तरह से मैंने ले लिया जो 1 ही लीटर का है, और मैंने दूसरा जगह से कहीं 1 ही लीटर का पानी भी लाया, और जब मैंने इसको भरा तो सारा पानी मेरा इस बोतल के अंदर आ गया। जब मैंने उस पानी को ही 1 लीटर ही पानी को इसमें डाला तो वो पूरी मेरा इसमें भर गया। उसी पानी को यदि मैं इसमें डाला तो इसमें भी मेरा क्या हो गया? पूरी पानी उतना ही इसी में भी पूरा भर गया। मतलब उसकी आयतन जो होती है क्या हर एक जगह पर क्या फिक्स है? वो 1 लीटर जितना
1 लीटर पानी हर एक जगह पर मेरा उतना ही जगह घेर रहा है। यदि हम इसका आयतन निकालें, यह एक सिलेंडर टाइप का है, मतलब बेलन की तरह है, तो बेलन का आयतन से अगर हम लोग इसका आयतन निकालेंगे, ये मेरा एक वर्ग की तरह है, घनाभ की तरह, तो घनाभ का अगर आयतन निकालें तो सबका आयतन मेरा क्या होगा, बराबर होगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो द्रव होता है उसको जगह घेरने की जो क्षमता है वो हर एक जगह पर अलग अलग होती है, तो इसकी आयतन जो होगी वो मेरा क्या होगा, निश्चित होगा। ये हम लोगों ने समझ लिया। फिर कणों के बीच की अगर दूरी की बात किया जाए, तो कणों के बीच की दूरी अगर हम लोग द्रव में देखें, तो द्रव में कणों के बीच की दूरी, जैसे कि इसमें कण बहुत आसपास में सटे हुए रहते हैं, वैसे द्रव में पूरी सटे हुए नहीं रहते। इसमें कणों के बीच की दूरी में कुछ न कुछ खाली स्थान पाया जाता है। जो भी पदार्थ द्रव अवस्था में पाया जाता है उसमें कणों के बीच में कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं, यानी कि इसमें कणों के बीच की दूरी का हम कम या मध्यम कह सकते हैं। जो भी द्रव होते हैं, जो भी द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाले उस पदार्थ भी तो कणों से मिलकर के बना होता है, और वह कण सब कुछ थोड़ी दूर में बने हुए रहते हैं, मतलब उसके बीच में कुछ खाली स्थान पाया जाता है। तभी तो हम कोई चीनी को लाते हैं और उसमें घोलते हैं तो मेरा पूरी घुल जाता है। घुलता क्यों है? क्योंकि वह जो भी पदार्थ हमने उसमें डाला वो इन खाली स्थानों में क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, इसमें वो लोग विलय हो जाते हैं। इसके वजह से क्या हो जाता है, वो घुल जाता है। तो कणों के जो भी द्रव अवस्था में रहते हैं पदार्थ, उसके कणों के बीच में कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है, तो बहुत कम या मध्यम अवस्था में पाए जाते हैं। तो कणों के बीच की दूरी हम लोगों ने ये जान लिया। फिर हम लोग जानते हैं कणों के बीच का आकर्षण बल कैसे होगा भाई, क्योंकि इसमें कण सब एकदम सटा हुआ था, तो किस वजह से, क्योंकि आकर्षण बल अगर बहुत ज़्यादा होगा, कोई आपको बहुत ज़ोर से खींचेगा तो आप बहुत ज़ोर से उसके ओर चिपक जाएंगे, और कोई धीरे धीरे बहुत कम बल से अगर खींचेगा तो आप थोड़ा दूर ही रहेंगे। तो इसी प्रकार से द्रव में अगर खिंचाव बल बहुत ज़्यादा है तो वो सट के रहेगा, लेकिन ये सट के मेरा नहीं है, मतलब जो है खिंचाव बल, एक दूसरे के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो होता है वो मेरा क्या है, कम पाया जाता है, मध्यम पाया जाता है। इससे भी हम लोग बोल सकते हैं ये मेरा कोई पदार्थ है, इसमें जो ये पदार्थ इसको अपनी ओर खींच रहा है कुछ बल से, ये पदार्थ भी अपनी ओर ये पदार्थ भी इसको कुछ बल से अपनी ओर खींच रहा है, तो यह खींचने वाला बल जो है, आकर्षण बल जो है, वो मेरा कम पाया जाता है, कम या मध्यम हम लोग बोल सकते हैं, मध्यम पाया जाता है, मध्यम पाया जाता है। फिर अगर बात करते हैं संपीड्यता के बारे में, तो संपीड्यता का मतलब होता है कि दबा करके छोटा करना, कि हम लोग कोई पदार्थ को, यानी कि द्रव अवस्था के पदार्थ को लेंगे और उसको हम लोग किसी उपयुक्त पात्र में रख करके उसे हम लोग अगर संपीडित करने का प्रयास करेंगे, उससे हम लोग दबाने का प्रयास करेंगे, क्या उसकी थोड़ा सा हमसे आयतन में कमी आएगा? क्या आएगा? क्योंकि इसके कणों के बीच में थोड़ा रिक्त स्थान होता है, तो अगर हम लोग इसको दबाएंगे इस प्रकार से तो कुछ थोड़ा सा ही क्या हो जाएगा, संपीडित हो जाएंगे। यानी कि संपीड्यता का गुण द्रव अवस्था में क्या हमको देखने को मिल रहा है, वो हमें कम देखने को मिल रहा है, ये कम देखने को मिल रहा है। संपीड्यता का गुण द्रव अवस्था के पदार्थों में हमें बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन होता है, कम होता है। तो इस प्रकार से हम द्रव अवस्था को भी आराम से परिभाषित कर सकते हैं। इसको परिभाषित भी कर लेते हैं किस प्रकार से। अब बोलेगा कि द्रव अवस्था किसको, पदार्थ की वैसी अवस्था जिसकी आकृति मेरा अनिश्चित और आयतन मेरा निश्चित, आकृति अनिश्चित, आयतन अनिश्चित, कणों के बीच की दूरी मध्यम, कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल मध्यम, और उसकी संपीड्यता कम पाया जाता है। तो ऐसी अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव अवस्था में। ऐसी अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ की अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव अवस्था कह सकते हैं। तो आज आप इस प्रकार से इसको डिफिनेशन के तौर पर भी लिख सकते हैं। बात करते हैं हम लोग गैसीय अवस्था में कि किन किन पदार्थों को हम लोग गैस कहेंगे, ताकि हमें अगर पूछा जाए कि हवा द्रव है कि ठोस है कि गैस है, क्या हम लोग बोल सकते हैं सूर्य का प्रकाश जो आ रहा है ये ठोस है कि द्रव है कि गैस है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन सब गुण को देखेंगे। क्या हम लोग सूर्य के प्रकाश की कोई आकृति होती है क्या? देखेंगे, उसकी तो कोई आकृति ही नहीं होती है। आयतन होती क्या, उसे हम लोग कहीं पर रख सकते हैं क्या? मतलब अभी यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उसे हम लोग क्या करेंगे, एक बोतल में रख लेंगे इस प्रकार से, और उसको हम लोग क्या लाइट में ले जाकर छोड़ देंगे तो वहाँ पर वो दिखने लगेगा। मतलब उसे क्या हम उसको रख सकते हैं कहीं पर? उसे रख ही नहीं सकते हैं, तो उसे क्या पदार्थ कहेंगे? उसका आकृति और आयतन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं क्या गैसीय अवस्था के बारे में। हम लोग किस अवस्था को, पदार्थ की किस अवस्था को गैसीय अवस्था बोलेंगे, तो आपको पता चल रहा होगा कि इसकी आकृति क्या होगी और आयतन क्या होगा। आकृति और आयतन इसमें भी चेक करेंगे। तो इसकी आकृति कहने का मतलब होता है कि एक फिक्स आकृति होना चाहिए। तो क्या फिक्स होता है कि फिक्स नहीं रहता है? तो इसकी आकृति, कभी भी गैस की आकृति जो है वो मेरा अनिश्चित ही होती है। जो भी गैस हमें पाया जाता है उसकी आकृति हमेशा निश्चित होती है, मतलब वो लोग गैस हमेशा उड़ते रहते हैं, तब उसकी आकृति क्या होगा, अनिश्चित होगा। आयतन की बात करें, ये भी मेरा अनिश्चित होती है।
आयतन भी मेरा अनिश्चित होती है। आयतन अनिश्चित मतलब जगह घेरने की क्षमता भी उसका अलग अलग होता है। जैसे कि कोई गैस को हम लोग और एक पात्र में रखेंगे इस प्रकार से, बड़ा सा गिलास मैंने अभी बताया था, तो ये पूरा जगह को घेर लेगा। लेकिन जैसे ही इसको दबा के नीचे उतारेंगे वो इतने से जगह में भी पूरा भर जाएगा, इतने से जगह में ही वो पूरा सिमट के रह जाएगा। तो क्या इसको अगर खुला छोड़ दे रहे तो इतना जगह में भी भर के रह सकता है, और उसको दबा करके अगर कुछ संपीड़ित कर रहे हैं तो इतने छोटे जगह में भी भर सकते हैं। मतलब इसकी आकृति कोई फिक्स नहीं है, इसीलिए इसका हम लोग क्या बोलेंगे, इसके आयतन जो होती है वो मेरा क्या है, अनिश्चित होती है। कणों के बीच की दूरी, कणों के बीच की दूरी क्या होगी, तो इसमें कण की जो बीच की दूरी है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर पाए जाते हैं। एक कण यहाँ पाया जाएगा गैस में, तो एक कण यहाँ पाया जाएगा, तो कणों के बीच की दूरी जो होती है वो मेरा बहुत ज़्यादा होती है, बोल सकते हैं। तो कणों के बीच की दूरी इसकी बहुत दूर दूर पाया जाता है, बहुत ज़्यादा होती है। कणों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत दूर दूर में ये कण पाए जाते हैं। कणों के बीच के लगने वाला आकर्षण बल इसमें चेक करेंगे, तो यदि ये कण एक दूसरे से इतना दूर हैं तो इसके बीच आकर्षण बल कितना ज़्यादा होगा, क्या कम होगा, तभी तो ये लोग एक दूसरे से इतना दूर दूर भाग रहे हैं। यानी कि गैसीय अवस्था के पदार्थ में जो है वो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, वो बहुत ही कमज़ोर पाया जाता है। ये इसको खींच रहा है बहुत ही कमज़ोर बल से, ये इसको खींच रहा है बहुत ही कमज़ोर बल से खींच रहा है। तो यहाँ पर आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कमज़ोर, बहुत कमज़ोर बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत कमज़ोर बल से खींच रहा है, तभी तो यह एक दूसरे को इतना करीब नहीं ला पा रहा है। यदि गैस भी करीब आता तो ये भी इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाता, और यदि इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता तो हम इसे गैस क्यों बोलते हैं, हम इसे ठोस बोलते हैं, है कि नहीं। संपीड़ितता की बात करेंगे, क्योंकि इसके खाली स्थान क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो संपीड़ितता का गुण सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा, इसी में पाया जाएगा। इसमें थोड़ा सा कणों के बीच में थोड़ा सा दूरी पाया जा रहा था, इसीलिए हम इसमें संपीड़ितता का गुण भी कम मिल रहा था। लेकिन इसमें पदार्थ की जो भी कण होती है उसमें कणों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो इसमें संपीड़ितता का गुण क्या होगा, बहुत ज़्यादा, मतलब इसको बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं हम लोग। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, संपीड़ितता का गुण बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग गैसीय अवस्था को भी परिभाषित कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग किसे गैसीय अवस्था कहेंगे, तो पदार्थ की वैसी अवस्था जिसकी आकृति और आयतन अनिश्चित होती है, कणों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, कणों के बीच का आकर्षण बल बहुत कमज़ोर होता है, और संपीड़ितता के गुण के बारे में बात किया जाए तो वो मेरा क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। तो इस अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, गैसीय अवस्था के पदार्थ कहते हैं। तो आपने तीनों पदार्थों की अवस्था को परिभाषित करना बहुत बड़ी भांति से सीख चुके हैं। और इसको परिभाषित करने के लिए अब हमें क्वेश्चन दिया जाता है कि कुछ पदार्थ दे दिया जाएगा, अब बोलेगा कि ये कौन सी अवस्था में, क्या यह द्रव है, गैस है, ठोस है। तो कोई भी द्रव है, गैस है, ठोस है, अवस्था, उसकी अवस्था का अगर पहचान करना है तो हम क्या करेंगे, ये 5 अवस्था के बारे में जानेंगे। तो यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हमें ये 5 चीज़ का आना चाहिए, ये 5 गुण हमें पदार्थ का याद रहना चाहिए। पहला गुण आकृति, आयतन, कणों के बीच की दूरी, कणों के बीच का आकर्षण बल, और 5वां हो गया मेरा संपीड़ितता। आकृति, आयतन, कणों के बीच की दूरी, कणों के बीच का आकर्षण बल और आयतन, ये 5 चीज़ अगर याद रह गया तो हम इसी चीज़ को हर एक चीज़ में देखने का प्रयास करेंगे, और जिसमें यह चीज़ पाया जाएगा तो उसे हम ठोस अवस्था कहेंगे, जिसमें ये सारा कंडीशन पाया जाएगा उसे हम द्रव अवस्था कहेंगे, और जिसमें ये सारा कंडीशन पाया जाएगा उसे हम लोग गैसीय अवस्था कहेंगे। तो ये था मेरा पदार्थ की 3 अवस्था, द्रव, गैस और ठोस। अब इसके क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, देखिए।